हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कम टू द पॉइंट, टॉपिक है आज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का क्या यूज है, इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या वर्किंग है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है यूज टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। किस टाइप के चार्ज पार्टिकल? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एट वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, तो एट वेरी हाई एनर्जी के चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करने के लिए यहाँ पे साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। मतलब साइक्लोट्रॉन की यूज किया जाता है चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने के लिए, जिससे उनकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाए, वेरी हाई। यूजेस क्या है? इट इज यूज टू इम्प्लांट आयन इनटू सॉलिड। कोई सॉलिड है, उसमें अगर हमें आयन को इम्प्लांट करना है तब हमें साइक्लोट्रॉन का यूज करना पड़ेगा, जिससे जो सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड में बॉयड तो होते नहीं, रेगुलर एंड पीरियडिक स्ट्रक्चर होता है, बॉयड नहीं, तो क्या जहां पर कोई स्पेस नहीं है और वहां पे हमें आयन इंसर्ट करने, तो हमें जो आयन है उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? हाई एनर्जी के आयन होने चाहिए, तभी वो सॉलिड में इंसर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज लो एनर्जी के जो चार्ज पार्टिकल हैं वो इंसर्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसका यूज किया जाता है। तो इट इज यूज टू इम्प्लांट आयन इनटू सॉलिड। पहला एप्लीकेशन है टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके में आपका अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, जो रेडियो एक्टिव डिके पार्टिकल है, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को, रेडियो एक्टिव डीके को स्टार्ट करने के लिए हमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है, उनके डीके के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। थर्ड है टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में बेसिकली जो स्टडी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यूज टू बम्बार्ड ऑफ न्यूक्लियाई। किसी न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हाई एनर्जी अचीव की जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ अचीव हाई एनर्जी। क्वेश्चन ये आता है, एनर्जी, हाउ अचीव हाई एनर्जी। ठीक है, तो जनरली हाई एनर्जी को अचीव यहाँ करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का रोल है, जो आपने फार्मूला पढ़ा है, फिजिकल टू क्यू 20 साइन थीटा। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रोल है, वो क्या करता है? पार्टिकल को ट्रेजेक्ट्री देता है। कैसी ट्रेजेक्ट्री? ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये सर्कुलर होगा, या स्पाइरल होगा, या कायरल होगा। ठीक है, इस टाइप का जो भी है वो ट्रेजेक्ट्री मिलती है। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, या मैग्नेटिक फोर्स हम कह सकते हैं। उससे क्या मिलता है? किस टाइप की उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। मैग्नेटिक फील्ड से ये नहीं होता है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी या स्पीड प्रोवाइड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री मिलती है। स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा, हेलिक्स होगा, कायरल होगा, स्पाइरल होगा। इस टाइप की जो ट्रेजेक्ट्री मिलती है वो मैग्नेटिक फील्ड से मिलती है, या मैग्नेटिक फोर्स से मिलती है। इलेक्ट्रिक फोर्स से पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड चेंज होती है। तो कैसे होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे जो है वो निगेटिव चार्ज। तो लाइन ऑफ फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में होंगी? पॉजिटिव से निगेटिव। और हमने यहां क्या किया? एक प्लस चार्ज पार्टिकल को यहां पुट कर। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, जैसे फोर्स लगेगा तो वो कितना? F इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q। इस पे जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? Q। और ये मान लेते हैं D इज स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट।
दो प्लेट के बीच में स्पेस। तो पहले तो ये रेस्ट में था, तो अब इस पे अगर हम एक्सीलरेशन निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई ओवर, ये आपका एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना, हमें इसकी वेलोसिटी क्या करनी है, इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है। तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए दो फार्मूले हो सकते हैं, एक तो लगाएं बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू यू प्लस ए। दो कंडीशन है, या तो पार्टिकल या तो टाइम पीरियड ज्यादा हो तब भी उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, पार्टिकल ज्यादा टाइम इंटरवल तक कहां रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड केवल ट्रजेक्टरी देता है, मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी या स्पीड ऑफ पार्टिकल प्रोवाइड होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या स्पीड बढ़ा, टाइम बढ़ा दिया जाए या डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, किसकी, स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट, ठीक है। अगर या d इज इक्वल टू एस एक ही मान लेते हैं, अगर हम क्या करेंगे, स्पेस बढ़ा देंगे, d की वैल्यू बढ़ा देंगे, d बढ़ाने के इफेक्ट क्या आएगा, आप d बढ़ाते जाएंगे तो जो भी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जनरेट हो रही है दो प्लेटों के बीच में, तो प्लेट की स्पेसिंग इंक्रीज हो जाती है, और एक बहुत ज्यादा इंक्रीज, जैसे जैसे हमें ज्यादा स्पीड चाहिए, हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें ज्यादा डिस्टेंस देनी पड़ेगी प्लेटों को। और उससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, जो भी डिवाइस है, जो भी मशीन है, ठीक है, उसकी वर्किंग में स्पेस चाहिए होगा, ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो उसको हैंडलिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी, क्या आने लगेगी, हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो एस अगर इंक्रीज होगा, एस इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, बी भी इंक्रीज होगा, एस इंक्रीज हो जाएगी। एस इंक्रीज होने से, ठीक है, एस इंक्रीज होने से मशीन का साइज या डिवाइस साइज इंक्रीज होगा, डिवाइस का साइज है वो इंक्रीज होगा, और जब डिवाइस का साइज इंक्रीज होगा तो उसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए, अच्छा। दूसरा यहां पे आ जाते हैं, एज बी नोट ए इज इक्वल टू बी ओवर डी, और जैसे जैसे एस बढ़ेगा या डी इज इक्वल टू एस बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एस इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा, और एक्सीलरेशन डिक्रीज होने से तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज। फिर समझ लो, ये दो प्लेट हैं जिनकी स्पेसिंग डी है, अगर हम डी इंक्रीज करेंगे, दो फंडामेंटल है हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को प्रोवाइड करने के लिए, या तो प्लेट के बीच की स्पेसिंग को इंक्रीज कर दें, एक फंडामेंटल ये हो सकता है। दूसरा हम क्या करें, टाइम पीरियड है जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर दें। तो पहले आते हैं, एस इंक्रीज होने से हमने डिस्टेंस उसकी इंक्रीज कर दी, डिस्टेंस इंक्रीज करने से बी इंक्रीज हो जाएगा, नो डाउट, इस फार्मूले का अगर यूज करें। अगर एस इंक्रीज हो गया, डिवाइस साइज इंक्रीज हो जाएगा, और डिवाइस साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो साइज है वो अप टू लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी, एज बी नो दैट ई इज इक्वल टू बी ओवर डी, अगर डी इंक्रीज करेंगे ई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ई डिक्रीज होने का मतलब है एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सीलरेशन डिक्रीज होने का मतलब है बी की वैल्यू है वो डिक्रीज, ठीक है।
तो इसको तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो डी जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को लंबे टाइम तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम क्या करें, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम? सो क्यू मस्ट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लॉन्ग टाइम, और सो दैट, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज। तो v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। तो जो चार्ज पार्टिकल है उसको ज्यादा टाइम तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उससे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं चार्ज पार्टिकल यहां रख दिया, रखने का मतलब यहां नहीं है कि वो चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉन्ग टाइम इंटरवल तक मोशन करे, ठीक है। तो इसका मतलब खाली इलेक्ट्रिक फील्ड से काम नहीं चलेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई करें परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को यूं जिगजैग, इधर आएगा, कभी इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे इसको रोटेट करेगा। तो जो रोटेट करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड इंक्रीज, ठीक है, और जिससे उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, क्या क्या चीजें हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास डी है, ये कोई हालो, D1 एंड D2 के हालो मेटालिक सिलेंडर, जिन्हें हालो मेटालिक सिलेंडर है, जिनको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, इसलिए इनको D1 एंड D2 नाम से दे दिया गया, ठीक है। और इन D1 एंड D2 के क्या करते हैं, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट मान लिया और इसको निगेटिव प्लेट मान लिया, और वेरी हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी, नियर अबाउट फ्यू हंड्रेड किलोवाट, नियर अबाउट जो है वो फ्यू हंड्रेड किलोवाट। तो हमने, हमारे पास दो डी हैं, D1 एंड D2, जो मेटालिक की बनी है। एक को हमने पॉजिटिव सप्लाई दी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको निगेटिव मान लिया, ठीक है। और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई दी वो वेरी हाई वोल्टेज है, हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इस सब को कहाँ रखते हैं, वैक्यूम चेंबर में रखते हैं। क्यों रखते हैं वैक्यूम चेंबर में, जिससे एयर मॉलिक्यूल है वो कोलाइड ना हो, ठीक है। तो डीज आर कनेक्टेड विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज दैट किसी सोर्स को रख दिया, एस क्या है, सोर्स है, यहां से हमने किसी सोर्स को रख दिया है। वर्किंग में देखेंगे क्या सोर्स का काम करता है। और जो ये पॉइंट दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, आउटवर्ड है, बाहर के आती हुई मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब आउटवर्ड के मतलब हमने दो मैग्नेट ले लिए, तो उसको कहाँ रखा है, नॉर्थ से साउथ पोल के, ठीक है। तो इस तरीके की रखा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो नीचे है वो नॉर्थ पोल है, ऊपर जो है वो साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइन जो है वो क्या हो जाएंगी, बाहर आती हुई होंगी। नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल क्या है, ऊपर है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इस केस में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले नोट। तो मान लिया कोई ये सोर्स एस है, यहां से चार्ज पार्टिकल D2 में इंटर करता है। क्यों D2 में, जैसे इसे हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और पार्टिकल कैसा है, उसके ऊपर भी चार्ज कितना, प्लस क्यू है। तो जब इस पे भी चार्ज है तो पार्टिकल क्या करेगा, इस रीजन में इंटरफेयर करेगा, निगेटिव चार्ज की तरफ,
ठीक है, क्या करेगा, पार्टिकल D2 में जाएगा। D2 प्लेट कैसी है, मेटालिक प्लेट। एज वी नो दैट इन द मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रिक इनसाइड द मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पार्टिकल की स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं। तो जैसे इस रीजन से वो उस रीजन में इंटर कर रहा है, मेटालिक प्लेट में इंटर कर रहा है, तो मेटाल ड्यू टू द मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ पर आउटसाइड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल कहां आ जाएगा, D2 से D1 में, यही तो लिखा है, लेट क्यू चार्ज इंटर फ्रॉम एस क्यू एक्सीलरेट टुवर्ड्स D2 एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, यहां से आ गया, इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। एज क्यू इंटर D2, जैसे D2 में इंटर कर रहा है कि एज मेटालिक है, मेटालिक प्लेट में वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, एज वी नो दैट, सो स्पीड कैन नॉट इंक्रीज, इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। बट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्ड है, वो क्या करेगा, इस पार्टिकल के ट्रैजेक्टरी को चेंज करेगा। और हमें मालूम मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो मोशन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो इस पार्टिकल को वो सर्कुलर मोशन में क्या कर देगा, मूव करा देगा। तो जैसे ये D2 से D1 में आता, अब अभी यहाँ पे D2 क्या था, माइनस, और D1 क्या था, प्लस। हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हाई फ्रिक्वेंसी अप्लाई किया, तो उसका क्या है कि ये क्या हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब अब ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिखा है एस क्यू कम आउट फ्रॉम D2 पोलैरिटी ऑफ D इज चेंज, तो D1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और D2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और चार्ज पार्टिकल नाउ क्यू एक्सीलरेट टुवर्ड D2, और वो कहां जाएगा, D2 की तरफ आ जाएगा। एज इंटर D2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मेटालिक है, तो यहां पर भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो होगी, बट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस ऐसे प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, और ये और क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड है वो इंक्रीज होती है, और ये फाइनली जब इसकी फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, इसकी पोलैरिटी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर दोनों मैच कर जाएंगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो आउटसाइड चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहां पर अगर इसके मोशन की बात करें तो मोशन कैसा होगा, इसका सर्कुलर मोशन, कैसा मोशन होगा, सर्कुलर, सर्कुलर। तो इसकी बात करें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, तो जो मोशन सर्कुलर होगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लेट R is the radius of सर्किल, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mb ओवर क्यू। तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R mb, सॉरी R qv ओवर m, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mb स्क्वायर, और ये कितने हो जाएगा, 1/2m इंटू वी स्क्वायर, का मतलब R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर,
तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किस टाइप का चार्ज पार्टिकल है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, और चार्ज पार्टिकल का मास जो है वो कितना है। इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन, तो 1/2 भी आना चाहिए, 1/2 है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टी इज इक्वल टू कितना, 2 पाई, क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई m/क्यू। अगर फ्रीक्वेंसी निकालें, एफ सी फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किल, तो एफ इज इक्वल टू 1/t, ये हो जाएगा आपका QB/2 पाई, और एफ सी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है। तो एज बी कैन सी, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, और एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। F is independent velocity and radius, ये दोनों पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इसको आप नोट करें। तो ये तो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजोनेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जो हमने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी, और जो रिजोनेंस साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब इसकी पोलैरिटी जो चेंज हो रही है, और जो पार्टिकल के द्वारा जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, अगर वो मैच कर रहे हैं, मतलब इसकी पोलैरिटी, इसकी जैसे ये D1 से D2 में जाता है या D2 से D1 जाता है, उसके कंपैरेटिव में जो हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, ये इसकी पोलैरिटी सेम टाइम पर चेंज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन कहलाएगी, या रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन, तो पहला है इट कैन नॉट यूज फॉर द न्यूट्रल पार्टिकल, इट कैन नॉट यूज्ड फॉर न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई चार्ज ही नहीं होगा, और ये बेसिकली किसके लिए है, चार्ज पार्टिकल के लिए। इट इज नॉट यूज्ड फॉर, it is not used for light particle, light particle, और बेसिकली एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इसके थ्रू एक्सेलरेट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या आती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, एज वी नो दैट F इज इक्वल टू QE, एंड एक्सेलरेशन निकालें अगर, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, QE/m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, नियर अबाउट 9.1 इंटू 10⁻⁻, मास बहुत कम है, तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। मास कम है, मास क्या है, बहुत कम है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, और एक्सीलरेशन ज्यादा होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम द आइंस्टीन मास रिलेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, m0 √1 - b²/c²। m0 को बोलते हैं रेस्ट मास,
और c को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या होती है, पार्टिकल की स्पीड। ठीक है, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इट इज कंपेयर नियर अबाउट टू स्पीड ऑफ लाइट, कोई पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, बट हम मान लेते हैं इट इज सम वैल्यू एंड इट इज 1 माइनस समथिंग, और 1 माइनस समथिंग से आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जब m की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, अगर बी नियर अबाउट टू c मान लें, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मास क्या हो जाएगा उस केस में, मास जो है वो बहुत ज्यादा, मास इज इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब मास इंक्रीज हो जाएगा तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी, मास तो इंक्रीज हो जाएगा, मास 1 अपॉन, सपोज दैट 1 माइनस 0, 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जब मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तब इस केस में इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि एफ सी इज इक्वल टू कितना है, 2πm/क्यू। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरा ये वेरिएबल मास यहाँ पे यूज होगा, मास कैसा होगा, वेरिएबल मास यूज होगा। यहाँ पर क्या है, मास जो है वो कांस्टेंट मास है, जब वेरिएबल मास यूज करेंगे तो ये साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपस में मैच ही नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।